नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे G20 देशों के विदेश मंत्रियों और क्वाड समूह की दिल्ली में हुई बैठकों की, भारतीय रक्षा बलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज किए जा रहे प्रयासों की, ताइवान और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदों की, भारत और इटली के बीच हुए गहराते संबंधों की और सैन्य कर्मियों के अपमान की हालिया घटनाओं की। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री टी.एस. त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बात शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की G20 से। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान जारी करने पर सहमति नहीं बनी। इसी दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। इस सबको कैसे देखते हैं आप? भारत को क्या हासिल हुआ इस सबसे? नीरज जी, सबसे पहले G20 की अगर थोड़ा सा हम देखें कि G20 है क्या, क्यों ये ग्रुप बनाया गया जी। आपको याद होगा ये ग्रुप जो है तकरीबन 1999 में बना था जी। और ये जो 1990 के दशक था उसके बीच बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई थी। कई समूह तो ध्वस्त हो गए थे, कई देशों की इकॉनमी जो है बिल्कुल इंक्लूडिंग अमेरिका आपको पता है कि डाउन हो गई थी। तो ये ग्रुप उस समय बना था और बेसिक एम था इस ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना जी वर्ल्ड में और नेक फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनाने, जिससे कि कुछ चीज़ें जो हुई थी उस समय जो कहते थे बलून बस्ट हो गए इकोनॉमिक, और कई समूह ऐसे थे जो कि बहुत आगे थे लेकिन बिल्कुल नीचे हो गए उस समय। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो जिससे कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और नुकसान नहीं हो। एम था कि फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशंस बनाना कि सभी उसको उन रेगुलेशंस को माने जी, और उनको ले करके जो ये आगे जितने भी समय आ रहा है उसमें ये घटनाएं ना हो जो उस समय हुई थी। इस एम को लेकर के ये देश इकट्ठे हुए थे जी। और ये देश भी ऐसे नहीं है कि सब, नाम तो 20 का है जी, G7 भी है, 4 था, 5 था, फिर 7 हुआ था जी, जो कहते हैं कि बिल्कुल डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसमें सारे हैं जी। लेकिन ये जो सारे हैं इसमें तकरीबन 70 to 80% वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है जी इनके थ्रू होता है जी। और यही आप कहिए कंट्रोल करते हैं यार, इनके बीच ही है जी। पूरी दुनिया का ट्रेड ये संभालते हैं जी। दूसरी जो मेन चीज है, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन इन G20 में है। तो एक बहुत बड़ी, दोनों चीज तरफ से अगर देखें इकोनॉमी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। वो कहने की बात अलग है कि 190 देश में सिर्फ ये 20 हैं जी, लेकिन ये 20 वही हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है पूरे वर्ल्ड का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं जी। तो इस एम से लेकर के ये बना था जी। और हर साल मीटिंग होती, शुरू में थोड़ा कम हुई बट समिट मीटिंग्स भी इनकी होती रही और हर एक देश में चलती रही थी, हर साल करते हैं। मुख्य चीज देखने की कि इनका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है जी, कोई स्टाफ नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है G20 का जी। और ये दो लोगों से इनका काम चलता है। एक तो जो इकोनॉमिक ग्रुप है जी, जिसको ये फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं जी, जो इसमें चलते हैं, और नॉन इकोनॉमिक वाली जो मुद्दे उनको लेके चलने के लिए जो है ग्रुप, उनको शेरपा बोलते हैं जी। तो शेरपा और ये दोनों ही होते हैं जिनके नाम हमने बहुत सुने होंगे अभी बिल्कुल। इसमें तो ये लोग हैं बेसिकली जो ये लेकर के चलते रहते हैं जी। अब दो चीज़ें हैं कि तो हिंदुस्तान में इंडिया का क्या मेन मुद्दा रहा G20 को होस्ट करने का या लेने का। एक बहुत बड़ी, आपको पता ही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी। लेकिन इंडिया का, हिंदुस्तान का मुख्य जो इसमें रहा, एक तो ऑफकोर्स कि लार्जेस्ट हम डेमोक्रेसी हैं एंड मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि भाई हमारे से सारी डेमोक्रेसी, हमसे ज़्यादा ओपन और खुली और इस तरह की डेमोक्रेसी कहीं नहीं है जी, लोकतंत्र नहीं है। दूसरा जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वर्ल्ड में, कोई उथल पुथल हो, जैसे अभी जो चल रहा है युद्ध यूक्रेन और रशिया का, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इन कंट्रीज पर।
चाहे वो फूड सिक्योरिटी है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के डेवलपिंग नेशंस का मैं ये कहूँगा एक लीडर बन गया है अभी भारत जी, जिसको लेकर के कि उन्होंने इस फोरम में उन्होंने बोला कि जो नॉन मेंबर्स भी हैं और जिनको जो भी इफेक्ट हो रहा है उनको भी हम साथ में लेंगे और उनकी भी समस्याओं को यहाँ पर उजागर करेंगे जी। तो एक वो चीज थी। तीसरी जो है, और इसीलिए शायद सबसे बड़ी भागीदारी रही है। बिल्कुल जी, आप देखिए इस G20 में जिस दिन से फ्लैग हैंडओवर किया गया जी मोदी जी को वहां पर, उसके बाद से लगातार कार्यक्रम चलते रहे हैं और कुछ न कुछ कार्यक्रम हर जगह पर होते रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिक थी, जो इससे पहले आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी बेंगलोर वाली जो हुई थी, उससे पहले और ग्रुप्स, चाहे वो क्लाइमेट पर ग्रुप थे, उनकी मीटिंग्स हुई थी। तो हर जगह कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहीं और ये तो ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ी थी। बाद में समिट तो सितंबर में होना ही होना है जी। तो इस तरह अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा क्या, बहुत इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि भारत जो है कई उन देशों का जिनको की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था इन समूहों में, उनको भी लेकर के उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और उनकी बातें जो है वो लेकर के आया है उसमें, जिसमें हमने अभी बात की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की, क्लाइमेट चेंज की जिससे बहुत असर पड़ रहा है, इकोनॉमी की, सप्लाई चेन जो है एक सबसे बड़ी समस्या है। कुछ देश हैं डेवलपिंग जो चीज़ें ले सकते हैं, कैपेबल हैं कि ले लें, मंगा लें, लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि सप्लाई चेन इतना डिसरप्ट हो गया है। और ये सप्लाई चेन अगर आप देखें तो कंट्रोल कौन कर रहा है? मैक्सिमम आप चाहे यूरोपियन यूनियन बोलिए, चाहे नाटो बोलिए, चाहे जो भी ग्रुप्स हैं, ये इन्हीं के लोग सप्लाई चेन मैक्सिमम कंट्रोल कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन की बात करें तो फिजिकल मूवमेंट भी है, फाइनेंशियल मूवमेंट भी है, तो ये और प्रोडक्शन भी है जी। ये सारी चीज़ों का जो है उसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार देखा गया इन 2 सालों में, खासकर कोरोना उसके बाद और ये लड़ाई से खास करके जो चल रहा है। तो इसको जो है बहुत खुले रूप में ये मोदी जी लेके आए हैं जी इस मंच पर। तो एक ये मुद्दे थे, चीज़ें थी जो कि भारत ने अपनी तरफ से जोड़ा कि हम जो है ये भी करेंगे, सिर्फ G20 की बात नहीं करेंगे, बाकी जो हैं उनकी भी हम बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखिए तो ये सोचा गया था कि जो पहले एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम ग्रुप्स कुछ बने थे जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने नरसंहार हुए लोगों के, इतना नुकसान हुआ, हम सब जानते हैं, उस चीज़ को रोका जाए जी। लेकिन हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक आपने मोदी जी की स्पीच देखी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखा गया है कि जो चीज़ें हुई, जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी हो गई वर्ल्ड में जी, पुअर बिल्कुल पुअर होते गए, जो रिच थे, जो पुअर्स के ऊपर एक्चुअली वो रिच हुए थे, बिल्कुल वो ऊपर ही होते चले गए। क्लाइमेट चेंज किया किसने? एक्चुअली देखा है तो डेवलप्ड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज किया। उन्होंने जो है पहले उन्होंने स्टीम इंजन, कोल और बाकी चीज़ें शुरू की, उन्होंने सारे इक्विपमेंट शुरू किए और वो शुरू करने के बाद वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में हो रहा है, बाकी अपना कट डाउन करें, जबकि वो उस लेवल पर पहुंच गए जहां पर अभी कई देश तो पहुंचे ही नहीं है जी। तो ये इतनी डिस्पैरिटी थी। फाइनेंशियल देख लीजिए क्राइसिस कितनी हुई जी कंट्रीज में, और डेवलपिंग में आप देख रहे हैं अगल बगल हमारे क्या हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वर्ल्ड बैंक, IMF कितने बन गए कि ये स्टेबिलिटी ले आएंगे और वर्ल्ड में सभी को लेके साथ चलेंगे, बट इनको कंट्रोल कौन कर रहा है जी? और हुआ क्या? इनके होने के बावजूद ये जो इंस्टीट्यूशंस थे अपने टर्म्स और कंडीशंस इंपोज करने लगे। तो किसी को देखा जाए तो जिन लोगों के लिए था, उन नेशंस जिनकी की हालत खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद, या नए नेशंस जो बने थे, उनको कुछ फायदा तो हुआ नहीं जी। नाटो था, वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट टूट गया जब डिसइंटीग्रेशन हो गया रूस का जी। ये माना गया कि अच्छा ठीक है अब ग्रुप नहीं बनेंगे, बट वो सारे नाटो में चले गए जी मैक्सिमम। तो ग्रुप्स तो कम नहीं हुए, कोल्ड वार लगा था कि कम हो जाएगा, अब जो है कोल्ड वार देखिए बढ़ता ही गया जी। उसके बाद नई जो चीज़ आ गई, टेरर ग्रुप्स कितने हो गए, टेररिज्म बढ़ गई, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था जी। पहले होता था कि नेशनलिज्म लोग मानते थे, ठीक है, लेकिन नेशनलिज्म अब टेरर से ग्रुप से जुड़ गया जी।
कई देश जो है उन्होंने टेरर को अपना नेशनल पॉलिसी बना ली, बिल्कुल बिना कहे हुए। आप बिल्कुल। देख रहे हैं, हाँ वो तो जी, कहने की जी, जी, जी। जरूरत नहीं है कि हमारे जी। अगल बगल में जी। कहाँ पर कैसे है। जी। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ से नहीं दूसरे देशों में जा करके करने लगे, जी। गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने लगे दूसरे देशों के, जी। कि हमारे तरफ चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेंगे। उस तरह की चीज़ें हो गई। जी। तो जो चीज़ सोची गई थी, जो मोदी जी ने बड़ी क्लियरली बोला, वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ग्लोबल गवर्नेंस का जो एम था वो तो फेल हो गया, जी। कि क्योंकि जो चीज़ें अभी इस तरह की होती रहीं। जी। अगर आप बाकी चीज़ें भी देखिए, जो रिच एंड पुअर का गैप हमने पहले ही कहा था वो बढ़ता ही गया। जी। भूखमरी की हालत देखिए अभी क्या हालत है, जो हम अभी भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। अफ्रीका के देशों में क्या हाल है। जी। अपने बगल में देख लीजिए आप, भूखमरी की ही स्थिति आ गई जी। है पाकिस्तान में जी। लगभग। जी। वहाँ की देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हो रहा था। तो कई जगह पर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम इसका जो इम्पैक्ट है वो डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर ही हुआ है। उन्होंने ही ये महसूस किया है। जी। और अगर देखा जाए तो ग्लोबल डिवाइड और बढ़ गई है, जी। बहुत डीप हो गई है। मतलब आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन हैं, जी। फ्रेंड हैं या दुश्मन हैं। आप देखिए कितने ग्रुप्स बन गए। जी। कभी यूएस, नाटो, यूरोपियन यूनियन, आसियान, अपेक, ओपेक भी इकोनॉमिक उस पर, ओपेक, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, ब्रिक्स। अगर आप बाकी देखें तो अरब कंट्रीज ने, गल्फ ने अपना अलग बना लिया है। और जी। बाकी आपने देखा ही है, G20, क्वाड और जी। G7 और ये सारे ग्रुप्स जो हैं ही हैं। जी, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो वो चीज़ तो हुई नहीं, ग्रुप्स जी। तो फिर भी बनते रह गए। जी। तो प्रॉब्लम तो अगर देखा जाए तो ये तो है ही। जी। इसको हम और चाहे वो G20 की बैठक थी या क्वाड थी, इसमें सर यूक्रेन छाया रहा। संयुक्त बयान बताया गया कि वो रशिया और चाइना की वजह से नहीं जारी हो पाया। तो अभी आपने जो कहा इसमें देखिए, एक तो बड़ी क्लियर है कि ये यूक्रेन की जो चीज़ इसमें आई है, जी। मोदी जी ने पहले ही शुरू से बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जी। ये इस तरह के युद्ध का जो है अब वो एरा नहीं है। जी। बातचीत से हर एक चीज़ हल होनी चाहिए। जी। और वही एम रहा हर जगह। हमने भी, भारत तो शुरू से हर एक चीज़ में बातचीत से सुलझाने के ही पक्ष में है, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे चाइना था। ये तो जब उन्होंने चीज़ नहीं की हो, जी। और जब वो कहते हैं कि हद भी पार कर दी, जी। तब ये एक्शन लेना पड़ा था, जो भी छोटा मोटा एक्शन लिया था। जी। लेकिन ये जो चीज़ हुई, अगर आप देखें, इसमें हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया कि क्यों हुआ। जी। लेकिन बात वही है कि जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे जी। तब ये चीज़ हल होगी नहीं। जी। और मैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि आप देखिए, पूरी लड़ाई के 1 साल के बाद जी। दोनों फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में ही आकर के जी। बैठे। भले उन्होंने 10 मिनट की जो भी बात बिल्कुल, की, ब्लिंकन बिल्कुल, और बिल्कुल। सरगेई लारो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कम से कम बात की। जी। और ये बात मुझे उम्मीद है कि चालू रहेगी। जी। इससे और बताया पहले जा रहा है कि ये भी जयशंकर जी ने ही कराई, और ये भी चला कि इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। आप ये देखिए, थोड़ा सा पहले जाइए, जी। क्या क्या हुआ। जी। जेलेंस्की ने बोला जी। कि इंडिया इसमें पहल करे जी। युद्ध के लिए, बंद कराने के लिए। अमेरिका ने बोला, जी। उन्होंने बोला कि इंडिया इसमें पहल कर सकता है जी। इसके लिए। जी। और जयशंकर जी हर जगह गए, जी। उन्होंने मुलाकात वहाँ भी जाके की अपना रशिया में, जी। पुतिन से भी मिले। तो ये ऐसे नहीं कि लोग ऐसे ही आके मिल गए, जी। इनको मिलाया गया। मैं ये जी। कहूँगा कि इनको मिलाया गया। जी। और हैपन्स ओनली इन इंडिया वाली बात बिल्कुल सही है जी। कि ये चीज़, ये जो G20 में मोदी जी ने बोला था जी। कि बुद्ध का हमारा बुद्ध, जी, की बिल्कुल। जन्मस्थली है, बुद्ध का एरा आइए, उसमें आइए, जी। हमारे यहाँ आए हैं आप, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको हम उसी हम जो कहते हैं मानसिकता में लाते हैं कि बैठ करके बात कीजिए। जी। तो एक पहल मैं कहूँगा अच्छी है। जी। हालांकि ये कोई कम्युनिके नहीं निकल पाया जी। इसी मुद्दे पर, क्योंकि जब तक सभी का एक मत नहीं होगा, कम्युनिके होगा नहीं। जी। और रूस और चीन ने अपोज करना ही था, जो बाकियों ने उसमें उनके अगेंस्ट दिया था, तो इस जी। मुद्दे पर नहीं हुआ। जी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा कि
भारत ने जो मोदी जी ने जो भी अपना बना रखा है स्ट्रेटजिक जी अपनी जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो हमारा है जी उसको जो हम लेके चल रहे हैं, और स्ट्रेटजिक न्यूट्रलिटी की जो हमने चीज ली थी जी कि हम ना आपके हैं ना उनके हैं जी लेकिन हम दोनों के हैं, जी हम सबको लेके चलेंगे, वो जो चीज चल रही थी उसका हमें फायदा जरूर मिला है। जी और ये भी देखिए ही नहीं, युद्ध की तो बात थी ही, जो इसमें चीन का भी देखिए आप, जी उन्होंने भी मीटिंग की जी और उनको बोला गया कि बिल्कुल पहले ये मीटिंग उनको एक बार आपको याद है उनको मना कर दिया गया था आने के लिए पिछले साल, जो पहले जी पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे तो नए हैं जो जी, अभी दिसंबर में चीन में उन्होंने वांगी उन्होंने टेक ओवर किया है जी ये, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। जी और लेकिन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया कि उनका पुराना रवैया आया, और मैं ये कहूँगा उन्हीं का नहीं, कांग्रेस के टाइम यही था हमारे यहाँ भी कि बॉर्डर मुद्दे को हम पीछे रख करके आगे बढ़ें, जी जी कि बाकी चीज़ों की बात करें, जी तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगी। नहीं अब पाएगी। हम जी। ऐसी स्टेज में हैं जी कि हिंदुस्तान अगर अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है तो वो छोड़ नहीं सकता जी। कि हम इस मुद्दे को, बॉर्डर पर कुछ भी होता रहे हम बाकी काम करें, क्योंकि धक्का तो चीन को भी लगा है, ट्रेड कम हुआ है पहले से, जी मतलब बढ़ा है बीच में कोरोना से बढ़ा है, लेकिन पहले जो था उससे कम हुआ है। और अभी जोर दिया जा रहा है कि जितना हो सके हम जो है अपने मेक इन इंडिया करें जी चीज़ें, और इंपोर्ट नहीं करें जो हम खुद बना सकते हैं। तो उनसे उनको भी पता है कंपनी जो कितनी भारत में आ रही हैं, जी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चिप्स की फर्म उनके यहाँ भले नहीं हो, ताइवान से आ रही हो, बट ताइवान हमको मदद करने जा रहा है जी चिप्स मैन्युफैक्चर में। जी तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें एक तरह से, तो ये तो बहुत बड़ा झटका लग रहा है चीन को। रूस का आप देखिए, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग की और उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला है जी कि हम तो, वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि भारत जो है चीन और रशिया को ज्वाइन करे और चीन जो है ख़त्म करे जी आपस का विवाद, जी। और 3 देश मिल करके बहुत कुछ कर सकते जी। हैं वर्ल्ड लेवल पर। ये उन्होंने यहाँ यहाँ स्टेटमेंट दिया पे है बिल्कुल। आकर के। जी। तो आप इसी से समझिए कि भारत का इंपॉर्टेंस जी किस लेवल पर जा रहा है, और भारत के लीडर का, मोदी जी का इंपॉर्टेंस किस लेवल पर जा रहा है। जी तो इस लड़ाई को एक्चुअली देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा उभरने नहीं दिया गया जी हमारे तरफ से, भारत जी। की तरफ से, क्योंकि हम तो न्यूट्रल रहे हैं जी कि बिल्कुल भाई हम तो यही कहते आ रहे हैं कि मिल बैठ के बात कीजिए और कराइए, जी और हम तो कराने के लिए कर रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर की बात करा दी, जी अगर आप कहें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अगर चाहेंगे मिल करके तो पुतिन और बिदेन की भी बात जी हो सकती है, जी, अगर ये जी। हो सकता है तो। जी बिल्कुल तो और वेरी फैक्ट की आपने देखा जेलेंस्की ने भी बात की इससे पहले, जी बिल्कुल पिछले महीने बात की है, बात की है। तब जाकर के ये माहौल बना है इस लेवल पर ये बातचीत का। तो ये मैं एक तरह से एक उपलब्धि कहूँगा, जी। ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिके नहीं हुआ तो जी। इस यूक्रेन युद्ध की वजह से कुछ फर्क पड़ा है, नहीं, मैं ये कहूँगा एक उपलब्धि है जी। कि एक मंच पर भारत या मोदी उनको ला सकते हैं, लाए जी। हैं और आगे भी ला सकते हैं, और जी। इसमें पहल कर सकते हैं, वो पहल जो फ्रांस, जर्मनी और टर्की नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा कि संयुक्त बयान जारी होने का मतलब ये नहीं कि वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ, मेल मिलाप हो गया 1 साल बाद, और इतना संघर्ष आगे तक खींचने के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर, भारत और इटली ने रक्षा सहयोग पर नया अध्याय शुरू किया है, और ये जो दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं, इसको किस दृष्टि से देखा जा सकता है? देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में खास करके जो फ्रांस, जर्मनी, इटली हैं जी ये रक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, मैन्युफैक्चरिंग में, और इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वॉर 1-2 का, जी जो उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किया था, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली करते रहे हैं, जी टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ाते रहे हैं, जो देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि हम जो है हम उस लेवल में नहीं लड़ाई लड़े, बट 65-71 2 की हमारा एक ही दुश्मन था, जी एक ही से हम किए, जी। फिर भी हम टेक्नोलॉजी अपनी जो इन्होंने जिस तरह से आगे बढ़े, इम्प्रूव किया, वो हम नहीं कर पाए। जी। तो एक हमारी बहुत बड़ी कमी थी। बट अभी जो हुआ है, आपको पता ही है, इटली की जो प्रधानमंत्री की विजिट है 5 साल के बाद
कोई प्रधानमंत्री आई हैं। 2018 में पहले इनके लास्ट प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे जी। और बीच में संबंध हमारे बिगड़ भी काफ़ी गए थे। 2012 में जब इनके 2 मेरीन्स ने जो इनके शिप पर थे, उन्होंने 2 हमारे मछुआरों को मार दिया था जी, केरला में जी। जो बाद में इन्होंने बोला गलती से हमारा उनको डिटेन किया गया था। जी। उस समय अगर आपको याद है, भारत ने यहाँ तक बोला कि इटली के एम्बेसडर देश छोड़ के जाएंगे नहीं, हिंदुस्तान छोड़ करके, यहाँ तक चीज़ गई थी। और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल से चीज़ें चलती रहीं, बट उस समय हिंदुस्तान ने कड़ा स्टैंड लिया। बाद में 2 साल के बाद में उनको डिपोर्ट किया गया उनके कहने पर। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला और आई थिंक कुछ 136 या कुछ मिलियन डॉलर उन्होंने दिया, जिसको लेकर के केस सुप्रीम कोर्ट में क्लोज हुआ। तो बीच में हमारे संबंध बिल्कुल काफ़ी डाउन चले गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक 1.36 मिलियन डॉलर उन्होंने कंपनसेशन दिया था जी, ये जो दोनों इन घटनाओं के लिए इटली ने दिया था जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस क्लोज किया था। उसके बाद से थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ी जी। और जब इंडिया भी इतना आगे बढ़ गया तो इटली को भी लगा कि हम इनके साथ ही चलना होगा जी। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ अगर आप देखें, जो इटली में डिफेंस में अगर आप देखें, आपको नाम पता होगा सबसे ज़्यादा बेरेट जो पिस्टल है, राइफल है, इनकी बड़ी फेमस है, वर्ल्ड ओवर फेमस हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं। तो चलते रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उनका वो इसमें इनोवेशन करते रहे हैं, चलते रहे हैं। और इस समय की जो बात है, अभी जो इनकी बात हुई थी पहले G20 में भी, वहाँ मीटिंग में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, तो ये था कि हम 75 साल का जो हमारा संबंध है अब इटली और डिप्लोमेटिक संबंध जो इटली और हिंदुस्तान का है, उसको हम आगे बढ़ाएं और हम कार्यक्रम आयोजित करें इसके ऊपर। और जो नॉर्मल है इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन और एग्रीकल्चरल और हमारी जो एजुकेशनल फील्ड में, उसमें आगे बढ़ें जी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कही, जो समझौता हुआ है इटली से, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताएं कि जैसे आर्टिलरी गन्स का है जी। FS-70 गन, हमारी जो बोफोर्स थी FS-77 थी जी। FS-70 गन जो उसी की एक कैलिबर की थी, वो भी बहुत अच्छी गन थी, इटली की है, इटली ने बनाया था। जो हमारे पास बोफोर्स थी उसके भी कुछ पार्ट्स इटली के बने हुए थे। मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो पिस्टल और राइफ़ल हैं, स्नाइपर राइफ़ल हैं, बहुत ही एडवांस्ड जो हैं, बेरेट मैंने नाम आपको दिया ही, ये जो है इटली में है और ये नाटो भी यूज़ करता है, नाटो स्टैंडर्ड के ये एम्युनिशंस हैं। इसमें इनके पास असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ हेड गियर और बाकी चीज़ें में काफ़ी आगे हैं ये, जो कि नाटो इनका यूज़ करता है, जो हेलमेट्स वगैरह हैं NBC इक्विपमेंट में। तो ये जो इन चीज़ों में वो काफ़ी आगे हैं। इनके जो सेंचुरियो टैंक है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है जी। तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं जो कि इन्फेंट्री बाकी को लेके जाते हैं, काफ़ी एडवांस्ड हैं इनके पास, जो कि माइन से भी सुरक्षा करते हैं और डायरेक्ट हिट से भी सुरक्षा करते हैं। तो इन चीज़ों में इनकी इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी आगे है जी। तो इन चीज़ों को लेकर के चलने में काफ़ी मतलब हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। टेक्नोलॉजी की एक्चुअली बेसिकली आप देखें तो बात ही है टेक्नोलॉजी की जी, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे जी, मैन्युफैक्चर में भी, और हम साथ मिल करके रिसर्च भी करेंगे जी। इनकी ऑर्सो व्हीकल है, बहुत फेमस है इसके लिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के लिए। फिर इनका जो अगर कुछ साल पहले तक इटली था यूरोपियन यूनियन का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है जी। तो मतलब ये है, डिफेंस में इनकी ये एडवांस्ड हैं और हमसे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो इनसे जो बातचीत हुई है, मेन सबसे पहली चीज़ यही है कि टेक्नोलॉजी की बात हुई है जी, कि एक साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी जी जहाँ पर हम
इसकी बात आएगी एमयू की, उस समय मिल करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे जी। आगे की, और ट्रेनिंग भी हमारी आर्मीज़ की और बाकी जो डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग है वो इनके साथ होगी। तो इससे देखें तो बहुत बड़ा फ़ायदा पड़ेगा और हमारा फ़ायदा होगा इनसे। इनफैक्ट जो अभी हमारा एयर शो हुआ था बेंगलोर में जी, उसमें राजनाथ सिंह मिले थे, इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी आए थे वहाँ पर। अच्छा। और इन लोगों की वहाँ मुलाकात हुई थी जी। और वहाँ काफ़ी बात आगे गई। उसके बाद यहाँ पर इस लेवल पर प्रधानमंत्री इनके जो जब आए हैं यहाँ पर जी। और रायसीना डायलॉग में एज इट इज जो थी वहाँ पर, तो वहाँ पर ये उससे पहले ग्राउंड बन गया था कि हम क्या क्या इनके साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। और हमारे पास अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर टेक्नोलॉजी मिले, जॉइंट एक्सरसाइजेज करके। हमारे साथ तो अब तो बहुत कंट्रीज के साथ हम जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमें और एक्सपीरियंस मिलेगा। रादर मैं कहूँगा उनको भी मिलेगा, क्योंकि हमारी आर्मी ने तो हर एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, बिल्कुल टेरर से लेकर के। जो टेरर अभी जो है अपने पंख वहाँ फहरा रहा है यूरोपियन यूनियन में, हम तो बहुत झेल गए और कंट्रोल भी कर लिए काफ़ी हद तक। मतलब मैं कहूँगा 80-90% कंट्रोल कर लिए, और 10% तो कहीं नहीं होता। अमेरिका से लेके कहीं देखिए थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा और हमारी आर्मी की जो चीज़ें हैं और उनको फ़ायदा होगा। स्पेस कोऑपरेशन की भी बात इनसे हुई है कि हम वहाँ भी कोऑपरेट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आईटी में, टेरर में, इनमें सिनर्जी लाना, इससे हम सिर्फ हमारा नहीं दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। इटली को भी बहुत फ़ायदा होगा और हमको भी अपने इनके साथ चल करके और टेक्नोलॉजी और रिसर्च ले करके, ट्रेनिंग दे करके इनको और ट्रेनिंग ले करके दोनों से दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल सर। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 6,828 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से HAL से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान और नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? नीरज जी, थोड़ी इसकी अगर हम सिर्फ इसमें चलें, नौसेना की जो ट्रेनिंग की, नौसेना नहीं ये वायुसेना की जो HET-40 विमान का है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री इस तरह से है कि हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से एक अच्छे ट्रेनर विमान की बहुत ज़रूरत थी, जो हमारे पास था नहीं। मुझे याद है किसी ज़माने में हमने भी कुछ ट्रेनिंग की थी, फ्लाइंग की। HT-2 एयरक्राफ्ट होता था, फिर HPT-32 आया जो बना, कुछ दीपक एयरक्राफ्ट बाद में आया, और सारे मतलब उस तरह के नहीं थे जिस स्टैंडर्ड के हमें चाहिए। फिर ट्रेनिंग वाला एक ही नहीं होता, बेसिक ट्रेनिंग के लिए एक अलग विमान चाहिए, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग स्टेज 2 ट्रेनिंग जो कहते हैं उसके लिए और थोड़ा एडवांस चाहिए, और स्टेज 3 के लिए ऑफ कोर्स जेट्स एंड बाकी जो ट्रेनर्स हैं वो तो बिल्कुल एडवांस वाले चाहिए। तो हमारे पास स्टेज 1 और 2 के ही हमारे पास मेजर कमी थी, वो हमारे पास थी नहीं, और हम HPT लेके चल रहे थे। आगे के लिए तो किरण एयरक्राफ्ट एक हमारे पास था सेकंड स्टेज के लिए जो चल रहा था, उसमें भी वो भी 2010 में तक ही था, उसको आउट हो जाना था, आउट ऑफ सर्विस हो जाना था। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स काफ़ी आई थी। और जब ये किरण जो मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, जब उसको 2010 से निकलना था तो HAL ने शुरू कर दिया था अपना विमान बनाना बजाय अपग्रेडेशन के। तो इसमें वो चीज़ जैसे हम कहेंगे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जैसे काम करती थी, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए उस समय, और ज़रूरत थी इंडियन एयरफोर्स को। तो इन्होंने उस समय रिकमेंड किया था स्विस एयरक्राफ्ट लेने के लिए, जो था इसका बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। उसमें उस समय 2015 में ये लिया गया था। जो 75 एयरक्राफ्ट की बात हुई थी जो आए थे, P7 उनको बोलते थे, वो एयरक्राफ्ट आए थे। और ये उन्होंने 2012 से या 13 से देना शुरू किया था, जिनकी उस पर ट्रेनिंग चल रही थी अभी तक। बीच में काफ़ी सिचुएशंस आए जिस समय
HP में बात कर रहा था, HPT-32 ट्रेनर की जो HAL ने बनाया था जी, उसके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए जी, और 2010 से लेकर के 2017 के उन 6-7 सालों में और तकरीबन 19 पायलट्स की जान गई उसमें। जी, और ये बेसिकली कुछ खामियां थी जी, उसमें, ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट है उसमें, तो इस वजह से ये ज़्यादा चला नहीं। लेकिन और 2012 में MOD जो इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि भाई हमें विमान ये लेना चाहिए वहाँ से, तो उनकी जो PC-7 Mark II विमान थे उसके लिए $1 बिलियन की डील हुई थी, जी, जिसमें ये विमान आए थे। और IF को 183 विमानों की ज़रूरत थी, इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत थी उस समय, जो कि उस समय सिर्फ 75 आए थे जी, 2013 तक, 13 और 15 के बीच में। जुलाई 2013 में ये इंडियन एयरफोर्स ने जो बोला डिफेंस मिनिस्ट्री को कि भाई HAL इसका आप जो है ये बंद कराइए, हमको बाहर से दीजिए, बिकॉज ये अभी तक जो हमने दिया था वो पूरा कर नहीं पा रहे जी। हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि HTT-40 जो ये बना रहे हैं HAL, ये तकरीबन 80% महंगा होगा या 80% से ज़्यादा ही महंगा होगा जो ये एयरक्राफ्ट PC-7 ये ले रहे थे जी, इनसे, स्विस जो एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जी, और ये उन्होंने बोला कि 2018 के बाद जो HAL देगा हमको, ये इतने महंगे हो जाएंगे और उतना एडवांस हमें मिलेंगे नहीं। जी, इस चीज़ को चल करके इन्होंने बोला था कि उन्होंने जो टेस्ट किए थे, उन्होंने कहा कि 12 परफॉर्मेंस टेस्ट जो हमने किए हैं उस पर ये काफ़ी नीचे हैं इनका मानक, और इसलिए हम इसको ले नहीं सकते। और इनको इन्होंने ऑफर दिया था इसको HAL को कि आप स्विस मिल करके इनके साथ ये जो एयरक्राफ्ट बनाइए जो PC-7 है, लेकिन HAL ने उसको रिजेक्ट कर दिया था 2013 में। लेकिन 2015 में वो फिर एग्री किए कि ठीक है, हम चूँकि हमारा अगर नहीं हो पा रहा है तो हम इसको बनाएंगे। जी, लेकिन 2015 में नई गवर्नमेंट आई और मेक इन इंडिया वाली जब बात शुरू हुई, जी, तब जो है HAL को भी थोड़ा वो हुआ कि हम अपना बनाएं, जी। और गवर्नमेंट ने भी इंडियन एयरफोर्स को बोला कि आप HTT-40 का देखिए और इसके बारे में हमें लेना चाहिए और इसमें आगे बढ़िए। जी, तो अब ये जो HTT का जो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, ऐसा नहीं है कि नहीं हो किया, काफ़ी जो 2012 से लेकर के 2000 अगर आप कहें 19-20 तक, 20 में जो इनका वो हुआ था बेसिकली, इसका सबसे पहला तो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्होंने इसको टेस्ट फ्लाई किया था पहला, जी, और उन्होंने इसको नाम दिया था सितारा जी, उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टार है सितारा हमारे उसमें, और उस तरह का एयरक्राफ्ट होगा ये। उसके बाद इन्होंने और उसके टेस्ट किए, इम्प्रूवमेंट्स की। इंजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जी, तो इंजन का प्रॉब्लम इन्होंने बाहर से ही है, अभी भी हमारा इंडिजिनस नहीं है। जैसे आपको पता है, हमने पिछली बार वो किया था कि तेजस का इंजन भी हम बाहर से ले रहे थे, और अब अमेरिकन इंजन वो मिल जाएगा तो हमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें प्रॉब्लम है, बट फिर भी 80%, मतलब अभी तो कह रहे हैं 70% इंडिजिनस है, जब आएगा तो 80% तक इंडिजिनस होगा। रादर मैं कहूँगा कि 80% जो पार्ट्स हैं वो इंडिजिनस हैं, जी, 20% बाहर के हैं, और 60% और इंडस्ट्री है इन्वॉल्व इसमें, जो अपना सामान बना रही है, इसमें लगा रही है। और कई मानकों पर अब जो है ये एयरक्राफ्ट जो अभी टेस्ट हुए थे वो बल्कि कुछ चीज़ों में, जैसे स्पीड में और बाकी चीज़ों में आगे हो गया है जी, PC-7 जो हम इंपोर्ट करना था। जी, एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि हम अभी आपको इनको लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए था, जी, क्योंकि इनको इंजन इंपोर्ट करना था USA से, जो ये नहीं कर पा रहे थे जब तक ये नहीं मिला। जी, उस समय प्रॉब्लम आई कि स्पिन जो हम करते हैं, स्पिन टेस्ट का नहीं हुआ था। जी, जब तक वो नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है स्पिन ट्रायल, वो भी इन्होंने मेहनत की, और बाद में स्पिन ट्रायल भी इसका हुआ। और उसके बाद
इन्होंने उनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा करके, और तब जो है ये इसमें ये अप्रूव हो गया है अभी। इसमें तकरीबन 40% जो है 40 इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसके मैन्युफैक्चर में, जो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए कि ये एयरक्राफ्ट ट्रेनर अप्रूव हो गया है सारे टेस्ट के बाद, सारा देखने के बाद। और इसमें से 2 तो अभी इनको मिल जाने हैं करीब 20 महीने में, 8 मिलने हैं तकरीबन उसके बाद, और 20 उसके बाद हर साल मिलेंगे। 6020 करोड़ का ये एक जो प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि पैसा यहीं के यहीं है। हाँ, कुछ बाहर जरूर जा रहा है क्योंकि जो 20% कंटेंट बाहर से आ रहे हैं वो तो इसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए एक मैं ये कहूँगा कि काफ़ी टसल थी इंडियन एयरफोर्स और HAL में, और अच्छी बात है कि रिमूव हो गई है। हाँ, प्रेशर भी पड़ा, कुछ दोनों पर पड़ा, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते कि HAL या हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वैसी बैठी रहे, जो गवर्नमेंट PSUs हैं तो उन्होंने भी किया कुछ, इंडियन एयरफोर्स ने उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और ये चीज़ आगे बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अब आगे जो है HAL भी डाउन नहीं कर सकता अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड, और ना तो इंडियन एयरफोर्स करेगा। और इंडियन एयरफोर्स अगर ये ट्रेनर यूज़ करता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड में और भी कंट्रीज हैं जिनको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा बाकियों से, और वो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री में या HAL कहिए या ओवरऑल हिंदुस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बड़ा फ़ायदा होगा इसको आगे लेकर के। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी इसमें कि ये काफ़ी दिन तक ऐसे लटका रहा है। 2012 से लेके बैन तो पहले से रहा था, लेकिन रीज़न दोनों थे। जैसे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री आपने देखा कि वो सोते रहे, अब उनको जगाया गया है। जो टाइगर इसीलिए मेक इन इंडिया का आई थिंक मोदी जी ने वो दिया कि आप सोते सिंह सोता नहीं रहेगा, उसको जगाना पड़ेगा। तो एक वो चीज़ थी, और दूसरी चीज़ थी कि हम को आसानी होती थी कि बाहर से खरीद लो, बस ये सबसे आसान चीज़ थी कि बाहर से ले लो। तो मैं कहूँगा कि अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे, वो अपने पर चल रहे थे, हम डिफेंस अपने पर, डिफेंस इंडस्ट्री अपने पर चल रही थी, आइसोलेशन में कंबाइन होकर के नहीं चल रहे थे। प्रॉब्ली एक कोई ऊपर से मैं कहूँगा चाबी लगाने वाला नहीं मिला कि नहीं जी, मिल के काम कीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो जो टारगेट आप ढूंढ रहे हैं वो अचीव हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और सबके लिए, जैसे मैंने कहा। दूसरा जो लेकिन ये है कि पैरामीटर्स पर चूंकि इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट कर लिया है, कंफर्म कर दिया है, तो आगे दोनों ने इंश्योर करना है कि वो प्रॉब्लम नहीं आए आगे, कि हमारे पायलट्स की जान इसमें नहीं जाए, अच्छे पायलट्स ट्रेन हों और देश और बाकी ये आगे बढ़ें स्टेज 2 स्टेज 3 में। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होगी, बाहर का है नहीं, सब चूंकि HAL इंडियन सब कुछ है, तो मेंटेनेंस हमारे लिए काफ़ी इजी होगा इसका। बिल्कुल। दूसरी आपने बात की जो ये जो नेवल कैडेट ट्रेनिंग शिप्स जो जिसका अभी ऑर्डर मिला है 3108 करोड़ का है जी। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए L&T को मिला है जी। और L&T जो इनका चेन्नई में शिपयार्ड है उसमें ये बनाएंगे जी। ये भी बहुत बड़ी कमी थी हमारे पास जो नहीं था, जिसकी कमी महसूस की जा रही थी। और इसमें बेसिकली इनिशियल तो वही है कि नेवी के जितने मेन वुमेन जो भी हैं उनकी ट्रेनिंग इस पर होगी जी। फॉरेन कंट्रीज़ के जो होंगे कैडेट्स आएंगे उनकी भी ट्रेनिंग इस पर होगी। इसके अलावा इनका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर अगर होता है वहाँ भी होगा। इनका इस्तेमाल कोई और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या कुछ भी होता है उन चीज़ों में भी इस्तेमाल होगा। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में इस्तेमाल होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो, और ये भी मैं बताऊं कि L&T अगर बना रही है तो L&T मैं आपको बताऊं जो मैंने कुछ देखा है, बाकी इक्विपमेंट्स इन्होंने बनाए हैं, आर्टिलरी एंड बाकी उसमें बहुत अच्छे इन्होंने इक्विपमेंट बनाए हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें हैं जो इन्होंने वर्ल्ड लेवल की इनकॉर्पोरेट की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस लेवल पर पहुंच गए हैं और तभी जो है ये चीज़ नेवी ने भी और गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है इनको जी।
इनको डिलीवरी 2026 से शुरू होनी है इनकी जी। और 6 साल में डिलीवरी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि एक चीज़ अगर ये बन रही है तो इससे आगे तो हम जा ही रहे हैं। बिल्कुल। एक तो शिप आपने देखा कि हमने इंडिजिनस विक्रांत जी अभी वो किया, सबमरीन्स भी हम अभी करने जा रहे हैं और बिल्कुल इंडिजिनस हो जाएंगी। जी। तो ये एक मैसेज सबके लिए है जी कि हम इतने कॉम्पिटेंट हो गए हैं जी कि पहले तो हम ट्रेनिंग के लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं थे, ट्रेनर्स के लिए, जी। अब हम सब कुछ अपना धीरे धीरे अपने में करेंगे। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है, मेजॉरिटी इक्विपमेंट इंडियन है, कुछ तो नेचुरली हर एक का बाहर है। आई मीन अमेरिका भी बना रहा है तो हर एक चीज़ उसकी नहीं है, कुछ चीज़ें वही बाहर से ही लेता है। तो ये तो हमें लेके चलना पड़ेगा इसके साथ। लेकिन ये मेजर बूस्ट जिसे कहते हैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को, खास करके प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को, नहीं तो अभी तक डिफेंस इंडस्ट्री तो टोटली गवर्नमेंट ही कंट्रोल में थी और हमने देख लिया था कि कछुए छाप से वो चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमको गर्व होना चाहिए सभी को इस चीज़ के ऊपर। शायद सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन एक बहुत मेजर चीज़ है। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रेनर हैं, लड़ाई के टाइम में इनका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि जो एडवांस जेट्स हैं उनके ऊपर उतना नहीं हो, बट लोकल लेवल पर बहुत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी एक फोर्स मल्टीप्लायर ही हैं हमारे पास, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनर के लिए, ट्रेनिंग के लिए ही हैं। तो वो भी चीज़ हमें लेके चलना है कि हमें लोअर लेवल पर भी एक हमारे डिफेंस को बूस्ट इससे मिल रहा है, इससे ताकत मिल रही है। जी बिल्कुल। और थोड़ा सा सर पड़ोस में चलें तो ताइवान की मिलिट्री को भी अमेरिका ने खतरनाक हथियार बेचने की डील कर ली है, इससे तात्कालिक रूप से क्या असर होगा? नीरज जी देखिए, ताइवान को अमेरिका क्यों देना चाहता है ये हमको देखना होगा, सबसे बड़ी चीज़। जी। बैक में जाएं, अदरवाइज तो अमेरिका और ताइवान का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है जी। ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है कि नहीं अलग कंट्री है, लेकिन वो बहुत बेचैन है, बहुत चिंतित है चीन और ताइवान के उस पर जी। और दूसरी चीज़ ये है, चीन के ऊपर आ रहे हैं लेकिन चीन इतने जल्दीबाजी में तो है नहीं। चीन ने 2040 की डेडलाइन सेट की है जी। आप देखिए उनके डॉक्यूमेंट जो उनका आया था कि हम 2040 तक ताइवान को अपना स्टेट बनाएंगे जी। लेकिन उसने इन्होंने भी कुछ भड़काऊ चीज़ें की, जो विजिट्स इतने हाई लेवल की जो होती नहीं थी कभी ताइवान के साथ, वो हुई। हालांकि मैं नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल है, आई मीन स्पीकर गई थी, लेकिन कोई बाकी इतने बड़े वो नहीं गए कि प्रेसिडेंट ने विजिट किया, बाकी किसी ने किया, और नेशनल चीज लेवल की वो चीज़ तो नहीं आई। हालांकि बाकी इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह जाते रहे हैं, बट एज ए गिविंग लेक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड बाकी कांग्रेगेशंस में, ग्रुप्स में, उसके लिए जाते रहे हैं। और चीन ने अपना दम दिखाया है जरूर, सी में, लैंड में भी, साइबर में, स्पेस में भी, वहाँ पर इसके लिए उसको देख करके अमेरिका चिंतित हुआ है। और अमेरिका की चिंता में एक्चुअली देखी तो सिर्फ ताइवान नहीं है, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इंडो पैसिफिक है जी, जहाँ से कि 80% वर्ल्ड का ट्रेड जा रहा है जी। हालांकि उस 80 में 60% तो चीन का ही है, बट फिर भी वो अगर बंद हो गया तो यूरोपियन यूनियन की और नाटो की या अमेरिका की है, उनका बहुत नुकसान होगा जी। तो सबसे बड़ी चिंता तो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है पूरा वहाँ से चाइना जी। दूसरी चीज़ हमने काफ़ी इस पर किया भी है, बहुत दे दिया उन्होंने। आप अगर देखिए अभी तक तो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर तक की पिछले कुछ सालों में ये देता रहा है सामान। लेकिन ये जो अभी इन्होंने 619 मिलियन डॉलर की बात की है जी, उसमें बेसिकली वो जी चीज़ें दे रहे हैं, वो कुछ मिसाइल्स हैं जी, और जो आर्मामेंट्स हैं जो F-16 के लिए ज़रूरी हैं, जो F-16 इन्होंने दिया हुआ है जी ताइवान को जी, उसके लिए। और उसके अलावा एक्चुअली कुछ F-16 तो इन्हें 2025 तक एक्चुअली डिलीवर हो जाने हैं ताइवान को, तो उनके लिए वो पहले दे रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें ये कर सकें। और एक मैसेज आए चीन में कि हम अभी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हथियार पहले भेज रहे हैं जी जी। दूसरा, यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में इन्होंने देखा कि इन्होंने पहले हथियार और एम्यूनिशन नहीं दिया यूक्रेन को, तो रशिया जो है
बढ़ गया आगे। जी जब से इन्होंने देना शुरू किया तो अभी आप देखिए 3 महीने में 3-4 किलोमीटर की ही लड़ाई हुई है। जी रूस जो बखमूत में अभी आगे बढ़ रहा है, रूस 3-3.5-4 किलोमीटर जी 3 महीने में, आप सोचिए। जी अब हो रहा है कि बखमूत में कब्जा होगा, हालांकि यूक्रेन पीछे नहीं बोल रहा है कि हटेंगे, बट इंग्लैंड ने बोल दिया है ऑलरेडी। जी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन का उसने बोल दिया, एक रिटायर्ड इनके जनरल हैं यूक्रेन के, उन्होंने भी बोल दिया है जी कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती क्यों अपना हथियार एमुनिशन और लोगों को वहाँ मार रहे हैं। तो बखमूत तो अब चले ही जाना है जी रशिया के साथ। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस को रोकना, बिल्कुल, क्योंकि आगे बढ़ गया, इसीलिए इन्होंने अपना सब कुछ वहाँ दांव पर लगा दिया है। तो इनका ये भी है अमेरिका का कि ताइवान को पहले ही आप हथियार एमुनिशन इतना दे के रखो जी कि ये सिचुएशन वहाँ पर नहीं आए, जी नहीं आ पाए। और अगर आप देखें 2019 के बाद इन्हीं 3 सालों में तकरीबन $20 बिलियन का यूएस एड और बेसिकली आर्म्स एड है जी जी जो जा चुका है अभी तक ताइवान को। जी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस छोटी कंट्री को। ताइवान तो बहुत छोटा है कंपेयर टू जी यूक्रेन, जी और ताइवान के पास इतना ज़्यादा, जिसमें कि फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, रेकी एयरक्राफ्ट हैं, जी तो ऐसी एयरक्राफ्ट भी हैं उसके अंदर। फिर जो बेसिकली मिसाइल्स आपने देखा यूक्रेन में, जेवलिन और स्टार ट्रैक वगैरह जो मिसाइल्स हैं ये भी वहाँ गई हैं। हॉविट्जर्स गन्स इन्होंने आर्टिलरी पीसेज भेजे हैं, एमुनिशंस काफ़ी भेजे हैं वहाँ पर कि वो दिक्कत नहीं आए जी जो वहाँ पर गन्स और एमुनिशन की यूक्रेन में आई थी। जी तो अमेरिका का एम पहला ये है कि इनिशियल जो है रोकने के लिए वो तैयार है। जी तो सबसे मेन तो ये है, इन्होंने जो है अभी जो देना है, इन्होंने 2200 करीब एमराम मिसाइल्स दे रहे हैं जो कि बेसिकली एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं जी। और आपने बेसिक रीजन आपने देखा पिछले कुछ महीनों में चाइना ने क्या किया, उसने एयरक्राफ्ट 2-1 नहीं 15-20-25 एयरक्राफ्ट भेजता रहा है इनके वाटर्स में। ऊपर तो नहीं भेजा बट कुछ 1-2 ऊपर भी गए, लेकिन बाकी गए। तो मतलब एक थ्रेटन बहुत ज़्यादा किया इनको। और एयर डिफेंस इनके पास, यूक्रेन के पास भी नहीं थी, इनके पास भी नहीं है। तो ये और एमराम जो ये मिसाइल है, एक ये बहुत ही कारगर मिसाइल है। ये नॉट ओनली दिस, ये एक इसके साथ साथ एक हार्म मिसाइल भी दे रहे हैं जो दोनों मिसाइल हैं। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि अगर कोई उसका रडार अगर रेडिएट करता है उसको पकड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। नहीं भी रेडिएट करता है, वो मेंटेनेंस के टाइम भी अगर वो कुछ खोलते हैं तो उसको अगर वो सेंस कर लेता है तो अटैक कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, इसी को शायद सेंस करने के लिए चीन ने अपना बैलून भेजा था वहाँ पर कि भाई पता लग जाएगा वो उसमें। और इनके साथ जो ये सारे मतलब ये जो मिसाइल है, जो मैं एमराम की बात कर रहा हूँ, एमराम जो है लगभग सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कर ही सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ताइवान के लिए एक एयर डिफेंस रडार का बनाएगा और चीन को डिटर करेगा कि भाई ये अगर कर दिए तो प्रॉब्लम तो आएगी इनको हर हालत में। और जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका रेंज जो है तकरीबन 100 किलोमीटर से, दैट मीन्स 100 किलोमीटर के एरिया अंदर जा करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। दैट मीन्स ये मान के चलिए कि 60-70 किलोमीटर तो चली जाएगी इनके शोर से उसमें चीन में। तो ये सब फर्क पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन में सप्लाई कर रहे हैं, यही चीज़ें यूरोपियन यूनियन के कुछ देश ऑलरेडी इनके साथ इन्होंने एमओयू कर ली है खरीदने के लिए। तो इनके पास इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि एक साथ इतने वेपन प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या ये सब एक साथ दे पाएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि अमेरिका में कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी मेन तो जो ये प्रोड्यूस करती हैं आर्म्स, लॉकहीड मार्टिन है और इनकी एक और रेथॉन, ये 2 हैं जो कि मेन हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। और वो ऑलरेडी
अपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं जी। कि वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें। जी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी जल्दी ये मिसाइल्स वहाँ दे पाएंगे। जी। ये सारी जो भी इन्होंने इसमें बताया है। जी। और मुझे लगता है क्योंकि यूएस में भी देखिए रॉ मटेरियल्स की भी है, वहाँ भी स्ट्राइक चल रही है, वर्कर्स की प्रॉब्लम है। जी। जो हमारे पास नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा। ऑलरेडी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि भाई अगर आप बता तो दिए, बोल तो दिए कि देंगे, बट समय पर नहीं दे पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक वो चीज़ है। दूसरी है अमेरिका की पॉलिसी, ताइवान के जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है या डिप्लोमेटिक पॉलिसी बोलिए, सब वो कहते हैं एम्बिगुअस है। जी। नाम ही उन्होंने दिया है कि एम्बिगुअस है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो अगर चीन अटैक करता है तो कैसे सपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट आएंगे या किस हिसाब से कैसे करेंगे। तो ये उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एक्सरसाइजेज वहाँ की अपने, उन्होंने, आपको याद है लास्ट टाइम जब इनकी शिप्स आई थी चीन की, तो इन्होंने अपने 7th फ्लीट की कुछ शिप्स वहाँ भेजी थी इसके ताइवान, साउथ चाइना सी में, ताइवान इनके ताइवान के इर्द गिर्द। लेकिन ये कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। और लेकिन ये जो अगर हो गया तो ताइवान की एयर डिफेंस इस डील से बहुत मजबूत होगी और बहुत फ़ायदा होगा ताइवान को डिटर करने के लिए चीन को। जी बिल्कुल। और सर वापस अपने ही देश लौटते हैं, एक नई उभर रही समस्या की और आपका हम जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हाल ही में सर तमिलनाडु में एक सैन्यकर्मी की डीएमके नेता ने कपड़े धोने के विवाद को लेकर हत्या कर दी। बिहार से खबर आई कि गलवान संघर्ष में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह के साथ पुलिस की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया। क्या इस सबसे सैन्य बलों का मनोबल प्रभावित नहीं होगा? इन घटनाओं को देखते हुए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इन लोगों को इसका मतलब देश के बारे में या जो देश का रक्षा कर रहे हैं उनके बारे में न समझ है, न जानते हैं। और कैसे उस लेवल पर वो काउंसलर बन गया, जो भी है, एक थोड़ी देखने की चीज़ है। लेकिन बेसिक चीज़, एक जो जवान है जो बैठा हुआ है इन हॉस्पिटेबल टेरेन में, आप लीजिए गलवान से लेकर कहाँ तक मान लीजिए, देखिए -40 से +45 वहाँ बैठा हुआ है। न उसकी ज़मीन है, न उसने वहाँ से कुछ मिल रहा है उसको। आज की डेट में देखिए तो उसको अलाउंसेज भी कम मिल रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। फिर भी वो देश के नाम पर बैठा है कि यहाँ कुछ हो नहीं, हम एक चीनी को आने नहीं देंगे, हम एक पाकिस्तानी को आने नहीं देंगे। अगर एक वो कुछ करता है, क्योंकि आने दिया तो आपको पता है क्या होता था, आकर के अंदर वो क्या कार्रवाई करते थे। जब उनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई, रोका उनको, तो सारी चीज़ें बंद हुई हैं। तो उस आदमी को जो वहाँ बैठा है वो ये सोचता है कि मेरे और मेरी परिवार की देखभाल देश या देश के लोग करेंगे। दूसरी चीज़, हर साल सर्वे मैगजीन्स करती हैं देश में कौन सा प्रोफेशन, किस लोगों को देश की जनता पसंद करती है, और हर साल फौज सबसे नंबर 1 पर रहती है। बिल्कुल। तो ये रिस्पेक्ट है आम आदमी का, देश के लोगों का फौज के बारे में। और ये कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल, मतलब मैं कहूँगा कि पराकाष्ठा कर देते हैं ये इस शर्मनाक चीज़ की। और इवन पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व होती है किसी के कहने पर, मैं नहीं कहता कि हो सकता है उधर से भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बट एक हाथ कम उठाओ तो दूसरा बहुत ज़्यादा तो नहीं उठना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो जांच के बाद जो भी ये करेंगे, बट इस हालत तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि ये कंडीशन हो। इससे पहले भी केरल में हुआ था 2019 में। कुछ साल पहले यूपी के एक जगह हुआ, लेकिन वहाँ बंद है अभी। बिहार के एक मंत्री का भी बयान आया कि वो जो पहले आपको पता है कि उनके मंत्री का बयान आया था। तो मतलब ये शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो कि इस तरह की सोच रखते हैं। उन लोगों के बारे में जिनके नाम पर अभी प्रधानमंत्री ने 21 जो द्वीप थे उनका नामकरण किया। हर जगह इनके लिए जो वीर सैनिक हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहे हैं। और ये लोग जो है पहला वार मेमोरियल बना, मतलब इतनी चीजें हुई हैं देश को, इसलिए कि लोग गौरव महसूस करें कि गौरव की बात है हमें एक सुरक्षाकर्मी होना। लेकिन ऐसे लोग जो हैं
इनकी जो गिरी हुई इतनी मानसिकता है कि इनको मेरे ख्याल से पता ही नहीं है जी। कि देश कैसे सुरक्षित रहता है, जी। क्या होता है। और यही नहीं, मानवता के हिसाब से मैं जी। कहता हूँ, नॉर्म कोई भी होता, सुरक्षाकर्मी नहीं भी थे, जी। कोई भी होता, जी। उसके साथ किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी। तो इनको जो है ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। जी। इसको फौज ने, खास करके जो रिटायर्ड फौजी कर्मी हैं, जी। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी। उन्होंने इसको बहुत ही शर्मनाक वारदात बोला है इसको, जी। और कड़े शब्दों में इसकी निंदाई नहीं की है। इसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है जी। हर लेवल तक, गवर्नमेंट तक। और कि आपको पता है कि रक्षा मंत्री ने भी बात की थी जी। जी। बिहार सीएम से। जी। हाँ, सीएम से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि घटना की जांच करेंगे। जी। लेकिन ऐसे चीज़ों में मुझे लगता है कि सिर्फ जांच नहीं होनी चाहिए, जी। कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी चीज़ों में होती है। जी। कार्रवाई के बाद ही जो है आप जांच चलती रहेगी, फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो है, और मैं जनता से भी ये कहना चाहूँगा, बाकी लोग, कि अगर वो देखते हैं कि अगर एक सुरक्षाकर्मी के साथ या एक सैन्य कर्मी के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर उसको आप इतने नंबर 1 पर ले रहे हैं देश में, तो उसकी सुरक्षा के लिए आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि वो तो है नहीं यहाँ पर जी। उसके परिवार के साथ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई गलत चीज आप समझते हैं तो आप उसको आगे ले आइए, उनसे बातचीत करके, सामने बैठ करके ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यही नहीं है, मैं बताऊं, मुझे याद है कि अभी के जो हमारे रक्षा मंत्री, इससे पहले इवन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हर एक मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा था इसके बारे में कि सैन्यकर्मी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पीछे जो चीजें उनको देखी जाए। मुझे यहाँ तक याद है कि अभी लेटेस्ट 2 महीने पहले यूपी पुलिस के डीजीपी ने सारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक उसमें एक लेटर भेजा हुआ है कि सैन्यकर्मियों की जो है आप कायदे से बात करेंगे, उनकी समस्याएं को सुलझाएंगे और जल्दी से जल्दी इनका निपटारा करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें अगर गई हैं तो ये चीज़, ऐसी चीज़ें होना बिहार में और तमिलनाडु में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर नहीं होगा ये, तो ये जो है मनोबल क्या, बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे देश का, क्योंकि अगर मनोबल गिर गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा देश का, समाज का और हम सब का, सभी का। जी बिल्कुल, और आपने सही कहा। और ख़ासतौर पर हमारे जो सैन्य बल है उनका सम्मान हम कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो प्रकट भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। और जो शहीदों के परिवार हैं उनकी जिम्मेदारी उठाना तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए। और आज के कार्यक्रम में सर आपने G20 की स्थापना से लेकर उसके उद्देश्यों और हाल ही में जो बैठक हुई है दिल्ली में, उससे क्या मैसेज गया है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत इटली के संबंधों को, अपने इतिहास, वर्तमान, आगे क्या हमारे जो रक्षा संबंध है कैसे और मजबूत होंगे, हम अपने रक्षा बलों को कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करी। और ताइवान को लेकर चीन की जो रणनीति है, अमेरिका की जो रणनीति है, उस पर भी आपने प्रकाश डाला है। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ते हैं इस कार्यक्रम को खासतौर पर देखने के लिए, उनके सभी प्रश्नों का समाधान आज के इस कार्यक्रम में मिला होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी देशों नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।